हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आपकी क्लास 11th की सीरीज का स्टार्ट किया गया है, उन्हें देख रहे हैं और आप उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। आई होप आपको ये सारे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं 11th को इजीली अंडरस्टैंड करने में। चलिए अपन जो टॉपिक, ये पार्ट 2 वीडियो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अपन ने ऑलरेडी कल के वीडियो में जो अपलोड किया है उसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स देख चुके हैं। वो सारे प्रिंसिपल्स की लिंक, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब अपन ऑलरेडी कल 6 प्रिंसिपल्स देख चुके थे। कौन कौन से थे एक बार फटाफट मैं बता देती हूँ। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो ये अपन ने सारे वीडियोस सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, 7th वन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं हमें उसकी एक्वायर्ड कॉस्ट पर बुक्स में रिकॉर्ड करना है। मींस जितने में उन्हें खरीदा था उस वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्ड करना है। मींस क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? एसेट्स should be recorded at their acquisition cost. Should be recorded at their acquisition cost. तो सपोज हमने एक लैंड खरीदा है, बिल्डिंग ली है, सपोज एक बिल्डिंग खरीदी है 10 years बैक 10 lakhs में। अपन ने एक बिल्डिंग परचेज की थी 10 लाख की, राइट? और ये बिल्डिंग एक्वायर की है 10 lakhs में 10 years बैक। तो आज ये कॉस्ट हमारे लिए हिस्ट्री है या नहीं? 10 years बैक की कॉस्ट आज के करंट टाइम के लिए हिस्ट्री है, इसीलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सभी एसेट्स को उनके एक्वायर्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ये अपन ने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में भी देखा था, क्योंकि बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है, हम उसको बंद नहीं करने वाले, तो हर साल इन वैल्यूज को रीवैल्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, इस एसेट पे जो भी फर्दर कैलकुलेशन करनी होगी, फर्दर कैलकुलेशन मतलब एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है आपको पता नहीं है, शॉर्ट में बता देती हूँ। डेप्रीसिएशन मतलब जब हम किसी एसेट को यूज कर रहे हैं तो यूज करने की वजह से उस एसेट की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, उसे उस डेप्रीसिएशन बोलते हैं। और डिटेल में हम डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो हमें जो भी डेप्रीसिएशन इस बिल्डिंग पे चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है, हम ये कॉस्ट को इस कॉस्ट पर सारे कैलकुलेशंस करेंगे। सारी फर्दर कैलकुलेशन जो भी इस एसेट से रहेगी वो उसकी एक्वायर्ड कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट पर करना है। तो ये प्रिंसिपल फिर से समराइज करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर एक्वायर्ड वैल्यू, राइट? एंड उसके बाद हमें उसमें जो भी फर्दर कैलकुलेशन करना है, दैट कॉस्ट विल बी रिगार्डेड एज द बेस। हम उस कॉस्ट को लेकर आगे के कैलकुलेशन करेंगे। आई होप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कुछ भी बताने से पहले, मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, सपोज आपने 10 टेबल्स एट द रेट ₹1000 परचेज की है। तो ये आपका परचेज, ये खर्चा हो गया, ठीक है। 10 टेबल्स एट द रेट ₹1000 आपने परचेज की है, मतलब आपका 10,000 रुपीज टोटल खर्चा हो गया। इसमें से 5 टेबल्स एट द रेट 2000 आपने बेच दिए। 5 टेबल्स को आपने एट द रेट 2000 बेच दिए, मतलब 10,000 रुपीज की आपको क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। कल ही अपन ने ये टर्म पढ़ा था, रेवेन्यू मीन्स सेल्स को बेचने के बाद, सेल करने पे जो भी आपको रिटर्न में मिल रहा है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। तो 5 टेबल्स एट द रेट 2000 बेचा तो आपका इनकम से कितनी हो गई? 10,000। अब अगर हमें इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है कि क्या हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, तो देखो 10,000 रुपीज का एक्सपेंस है, 10,000 रुपीज की इनकम है, एक्सपेंस 10,000, इनकम 10,000, प्रॉफिट 0।
इनकम 10,000, एक्सपेंस 10,000, प्रॉफिट क्या हो गया 0। क्या जो मैंने किया है ये सही है? आप सबको लग रहा होगा कि ये सबको समझ आ गया होगा कि जो मैंने किया है ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक टेबल को देखें तो एक टेबल आपने 1000 में खरीदी है, 2000 में बेची है, मतलब 1000 रुपए पर टेबल प्रॉफिट है या नहीं? 1000 रुपीज पर टेबल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकल के आना चाहिए था 5000, जबकि यहाँ तो क्या आ रहा है प्रॉफिट 0। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो पहले हमारी इनकम जो हुई है वो कितने टेबल्स की है? हमारी जो इनकम है वो 5 टेबल्स की है। कितनी है? 10,000, राइट। अब 5 टेबल की ही कॉस्ट उस इनकम के साथ जाएगी, क्योंकि 5 टेबल तो अभी तक आपके पास स्टॉक में गोडाउन में पड़े हैं ना, जब वो बिकेंगे तब उनसे इनकम होगी। अभी तो वो सोल्ड नहीं हुआ है, इसलिए उससे कोई रेवेन्यू नहीं मिली। तो हमें इस 5 टेबल के अगेंस्ट कितनी टेबल की कॉस्ट डालनी चाहिए थी? 5 टेबल की ही कॉस्ट डालनी चाहिए थी, जो कि कितनी होगी? ये 5 टेबल की कॉस्ट आपकी होगी 5000 एट द रेट 1000 ईच, 1000 रुपए कॉस्ट है। तो अभी आपका टोटल कितना हो गया? अब आप बताओ, रेवेन्यू आपकी है 10,000, एक्सपेंस आपका है 5000 रुपीज का प्रॉफिट। ये जैसे ही मैंने नोट किया था, बहुत सारे लोग आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे कि 5000 रुपीज का प्रॉफिट है, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा कि 5000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। बट आप देखिए यहां हुआ क्या, मैंने इनकम जितनी यूनिट्स की ली थी उतनी यूनिट्स की कॉस्ट नहीं डाली, इसलिए प्रॉफिट गलत दिख रहा था। अब यहां क्या हुआ, सही प्रॉफिट कैसे आया? मैंने जितनी यूनिट्स की इनकम ली है उतनी ही यूनिट्स की कॉस्ट उसके अगेंस्ट डाली, तो प्रॉफिट सही मिल गया। क्लियर है? तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता ही क्या है? मैचिंग का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, मैच करना। क्या मैच करना है? हमें जितनी यूनिट्स की इनकम है उतनी ही यूनिट से रिलेटेड कॉस्ट उसके अगेंस्ट डालनी है। अगर हम उससे ज्यादा यूनिट या कम यूनिट की कॉस्ट उस इनकम के अगेंस्ट डाल देंगे तो प्रॉफिट सही नहीं दिखाएगा। तो अब मैं इसको बताती हूँ। फाइनली ये प्रिंसिपल बोलता क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल हेल्प्स इन करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैचिंग प्रिंसिपल क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। हाउ डज इट हेल्प? व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट फर्स्ट असर्टेन द रेवेन्यू। सबसे पहले आप रेवेन्यू असर्टेन करिए, देन कॉस्ट एप्लीकेबल टू दैट रेवेन्यू, कॉस्ट एप्लीकेबल टू दैट रेवेन्यू शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट इट। मतलब जो कॉस्ट उस रेवेन्यू से एप्लीकेबल है उसे उसके अगेंस्ट डालिए। 10,000 के अगेंस्ट उससे रिलेटेड कॉस्ट डाली तो करेक्ट प्रॉफिट आ गया। यहां देखिए, रेवेन्यू 5 यूनिट्स की थी, कॉस्ट उससे एप्लीकेबल हमने नहीं डाली, उससे ज्यादा की कॉस्ट डाल दी, तो प्रॉफिट गलत आ गया। क्लियर है? I hope this principle is clear. Let me summarize it again. What does matching concept says? Matching concept help us in correct determination of net profit. What does it say? It says first ascertain the revenue, then cost applicable against that revenue should be charged against it. Clear है? Now let's move to the next concept. Clear है? आपको ये सभी चीजें टीएस गिरेवाल, DKOL, NCERT जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं और जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैं उन्हें टीएस गिरेवाल सजेस्ट करूंगी कि वो टीएस गिरेवाल को बेस बुक बनाकर रिवाइज करते रहे। तो उनसे जरूर इन सब चीजों को रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एट्थ, डुअल एंट्री सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रिंसिपल्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट डुअल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? हम इसी के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। हमारी पूरी रिकॉर्डिंग डुअल एंट्री सिस्टम से होती है। ये सिस्टम क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इम्पैक्ट होंगे। कितने इम्पैक्ट होंगे? कम से कम 2 इम्पैक्ट होंगे, और हम अपनी बुक्स में वो दोनों इम्पैक्ट को लिखते हैं। हम अपनी बुक्स में क्या करने वाले हैं? उन दोनों ही इम्पैक्ट्स को अपनी बुक में लिखेंगे। कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो कोई दूसरा अकाउंट सेम वैल्यू से क्रेडिट हो रहा होगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ।
सपोज अदिति लिमिटेड, उनने राम को 10,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए। तो हमने जैसे ही इसे 10,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए, आपने कल ही पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल नाम की इनकम हो गई आपकी। तो एक अकाउंट जो इंपैक्ट हुआ वो तो सेल हो गया, राइट। और राम ने आपको कैश भी दे दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपके पास से गुड्स चले गए जो कि आपने बेचे हैं, आपकी इनकम है, उस इनकम का नाम है सेल, और इन रिटर्न आपको कैश भी मिल गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इंपैक्ट करेंगे, वो कम से कम 2 अकाउंट इंपैक्ट करेंगे विथ सेम वैल्यू। सेल भी 10,000 की हुई है और कैश भी उसने आपको 10,000 से दिया होगा। कोई एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा होगा तो कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा सेम वैल्यू से। अगर कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ सेम वैल्यू। कौन डेबिट कौन क्रेडिट कैसे करना है वो अपन जर्नल एंट्री वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या रूल्स है, कैसे उन्हें अप्लाई करना है। इस प्रिंसिपल के कारण ही आपने पढ़ा था ना बैलेंस शीट, चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। मींस आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपकी कितनी लाइबिलिटीज है। एसेट्स का मतलब अब आपको पता है, लाइबिलिटीज का मतलब भी आपको पता है। ये हमेशा बैलेंस शीट में इक्वल दिखेंगी, मतलब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम आता है बिकॉज ऑफ दिस डुअल एंट्री सिस्टम। और ज्यादा डिटेल आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? तो व्हाट डज डुअल एंट्री सिस्टम सेज? डुअल एंट्री सिस्टम सेज each and every transaction will have at least 2 impact and both the impacts are recorded in our book. One account will be debited, another account will be credited. क्लियर है? हम डुअल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग करते हैं। पूरी अकाउंटिंग अब हमें आगे रिकॉर्ड करते टाइम डुअल एंट्री सिस्टम से ही करनी है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आई थिंक सारे प्रिंसिपल्स कवर हो चुके हैं। 6 अपन पहले ही कर चुके थे। ये डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट अपना 9th था। आज अपन ने हिस्टोरिकल कॉस्ट देखा, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा और ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखा। ऐसे करके टोटल 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर से एक बार फटाफट में रिवाइज कर देती हूँ। 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो गए? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, आपका अभी नेक्स्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे करके 9 कॉन्सेप्ट्स है, बट इनमें से सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट्स को बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से थे वो। गोइंग कंसर्न, वेरी गुड, कंसिस्टेंसी एंड द थर्ड वन इज अक्रूवल। बाकी जो 6 हैं वो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 पार्ट बताए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब अपन अकाउंटिंग कन्वेंशंस देखते हैं। ये क्या होता है? देखो, कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब है कि ये जो अपन पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स, वो ओवर अ पीरियड यूसेज, एक्सपीरियंसेस, उन सब की मदद से हम ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं। तो ये प्रिंसिपल्स कहीं लिखे नहीं थे या किसी लॉ में इनकी लॉ के थ्रू नहीं आए हैं। ये प्रिंसिपल्स कैसे आए? हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ। हम इस लोगों के एक्सपीरियंसेस के कारण लोगों ने अपने बिजनेस को करते करते कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, जिस रीजन से उन लोगों ने अब ये सारे प्रिंसिपल्स और डिराइव करे। इसीलिए इसे भी जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के कारण ये प्रिंसिपल्स आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है, 3 है, फुल डिस्क्लोजर। दूसरा है मटेरियलिटी, और लास्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। देखते हैं एक एक करके। ऐसे करके टोटल 9 + 3 12 हो गए आप लोगों के पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब अगर आप इनको साथ ही साथ रिवाइज करते जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा प्रिंसिपल क्या बोलता है, और थोड़ा सा उनके नाम के साथ उस चीज को समझ कर रिटेन करिए, तो कभी एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना पूछेंगे कुछ और लिख कर आप कुछ और आएंगे तो मार्क्स भी कुछ और ही मिलेंगे।
समझ आ रही है बात? चलो, फुल डिस्क्लोजर, ये देखो नाम बोल रहा है फुल डिस्क्लोजर, मतलब सारी चीजें बुक्स में डिस्क्लोज करनी है। फुल मीन्स ऑल थिंग्स, ऑल सिग्निफिकेंट थिंग्स, A to Z, हमें हर चीज बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल सिग्निफिकेंट, ऑल चीज शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी ट्रांजैक्शन हमारा नहीं हुआ है, बट उस एग्जाम्पल पहले लेते, उससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एज अ टर्म भी आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लाइबिलिटी। देखो होती क्या है कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। लाइबिलिटीज which are dependent on, पहली बात तो फ्यूचर, और इवेंट अनसर्टेन इवेंट। नोट कर लीजिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल जो समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे वापस आएंगे। सपोज मैं अदिति हूं, मेरा फ्रेंड है मोहन। मोहन को ना लोन चाहिए। लोन किसको चाहिए? मोहन को। तो मोहन गया HDFC बैंक के पास। तो बैंक ने उसको बोला कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, बट आपको कोई गारंटर लेकर आना पड़ेगा। गारंटर क्या होता है? जो आपकी गारंटी ले कि हाँ मोहन लोन रीपे कर देगा, और अगर मोहन लोन रीपे नहीं कर पाया तो हम गारंटी लेते हैं कि उसकी जगह पर हम पे कर देंगे। तो मोहन आया आपके पास, बिकॉज आप उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो वो आया मेरे पास। उसने बोला यार मुझे ना 10 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, बट बैंक गारंटर मांग रहा है, तो क्या तू मेरे लिए गारंटर बनना चाहेगी? तो मैंने बोला हाँ तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे लिए गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने क्या किया, इस बैंक के पास गई, मैंने बोला कि मैं मोहन के बिहाफ पर आपको गारंटी देती हूँ। मीन्स क्या कि मोहन 10 लाख रुपए पे करेगा, और अगर वो नहीं पे कर पाया तो मैं पे कर दूंगी। तभी आज की डेट पर, ये लोन उसने 5 साल के लिए लिया है, आज की डेट पर क्या ये 5 लाख रुपए रिटर्न करने की लाइबिलिटी मेरी है? नहीं, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इस 5 लाख रुपए मोहन यूज करने वाला है और मोहन को ही पे करना है, तो डेफिनेटली ये मोहन की लाइबिलिटी है। मोहन अपनी बुक्स में बैंक लोन करके रिकॉर्ड करेगा। क्या मैं बैंक लोन करके रिकॉर्ड करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ गारंटी दी है, मैंने ना लोन उठाया है ना मैं वो पैसे यूज करने वाली हूं। पर आप ध्यान दीजिए, 5 साल बाद अब क्या हुआ? पहली बात तो 5 साल मतलब फ्यूचर हो गया। अब 5 साल बाद एक अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता, हमें आज तो पता है कि मोहन पैसा रिटर्न कर देगा। अगर आपको पता होगा कि आपका फ्रेंड पैसे नहीं रिटर्न करने वाला या नहीं कर पाएगा, तो आप क्या कभी उसकी गारंटी लेने जाओगे? कभी नहीं लोगे, कोई ना कोई बहाने से टाल दोगे कि नहीं, बट मैंने आज उसकी गारंटी ली है, मतलब मुझे एश्योरेंस है कि मोहन तो अच्छी पार्टी है, जरूर पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। बट कुछ 5 साल बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, हमें नहीं पता, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस कारण से ये ना रीपे कर पाए। ठीक है, अब आज की सिचुएशन में तो वो रीपे कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी गारंटी ले ली। पर अब 5 साल में सपोज हो सकता है वो 5 साल के बाद पे कर दे, हो सकता है कि वो ना भी पे करे। अगर वो पे कर देता है तो मुझे कुछ नहीं करना, पर अगर उसने नहीं पे किया तब मेरे ऊपर बर्डन आएगा, उसके ना पे करने पर बर्डन आएगा HDFC बैंक को 10 लाख रुपए देने की। आएगी कि नहीं? समझ आया? पहली बात ये, पहले ये समझ आया क्या ट्रांजैक्शन क्या लिखा है मैंने? मैंने मोहन की गारंटी ली है HDFC बैंक को कि अगर ये 5 साल के बाद 10 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं दे दूंगी, और मैंने इसकी गारंटी ली है आज, तो मुझे पता है कि ये पे करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए मैंने गारंटी ली है। अगर ये डिफॉल्टर होता तो मैं आज इसकी गारंटी लेने के लिए रेडी भी नहीं होती। समझ आ रही है बात? अब मोहन के साथ कुछ ऐसा हो सकता है 5 सालों में, फ्यूचर है, अनप्रिडिक्टेबल है, अभी के प्रिडिक्शन के हिसाब से वो पे करेगा, बट कुछ हो गया सपोज कि ये नहीं पे कर पाएगा, तब 5 साल बाद मेरे सिर पे बर्डन आएगा कि ये 10 लाख रुपए अब मुझे पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप की लाइबिलिटीज को कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, लाइबिलिटी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट, जो कि किस पे डिपेंडेंट है? पहली चीज तो फ्यूचर,
अनसर्टेन इवेंट, अगर मुझे सर्टेन है कि वो 5 साल के बाद पैसा नहीं देगा तो फिर गारंटी नहीं लूंगी मैं। अनसर्टेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब? तो आज की तारीख में ये मेरी बुक्स में नहीं दिखेगी लाइबिलिटी, जो मैंने गारंटी दी है वो मेरी बुक्स में हमारी लाइबिलिटी साइड में एज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एज अ लाइबिलिटी एज अ बैंक लोन करके नहीं दिखने वाला, क्योंकि मैंने लोन नहीं लिया है। बुक्स में अदिति की बुक्स की बात कर रही हूँ, राइट? अब समझिए जरा ये इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसी इंफॉर्मेशन को मैं सिग्निफिकेंट बनाकर आपके सामने दिखाती हूँ। इसका मतलब ये हम बुक्स के अंदर तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बट हम बुक्स में नोट करके कम से कम नोट में तो डाल सकते हैं ना, नोट में कि भैया हमने ऐसी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी ले रखी है। हमको अपनी बुक्स की नोट में डिस्प्ले करना होगा। मीन्स हमें सारे सिग्निफिकेंट चीजों को बुक्स में डिस्क्लोज करना है, चाहे वो बुक का पार्ट बन जाए, मतलब रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए, या एज अ फुट नोट नीचे हम एज अ नोट डाल दें, जिससे क्या होगा, जो भी इसके यूजर्स होंगे उनको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पता होगी। देखो अब ये सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है। अब मुझे भी लोन की जरूरत है और मैंने ये वाली कि मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी 10 लाख की ले रखी है, ऐसा बैंक को नहीं बताया, ठीक है? तो बैंक हमारी बैलेंस शीट चेक करेगी, उसको वहां पे कोई बैंक लोन नहीं दिख रहा, फुट नोट में मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी मेंशन नहीं किया, तो बैंक को लगेगा कि चलो इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, हम इनको लोन दे देते हैं, इनको लोन देने में दिक्कत नहीं है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस भी शो कर रहा है कि आराम से लोन को रीपे कर देंगे। बट अब जरा सुनिए, अब मैं जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि मेरे सिर पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मींस उसका होना या ना होना किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंडेंट है, पर चांसेस तो है ना, 50-50% प्रोबेबिलिटी है ना, 50% चांस तो है ना कि ये बर्डन मेरे ऊपर आ सकता है। तो जब अब बैंक को जैसे ही इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, तो बैंक अब एनालाइज करेगी कि यार ये हमसे 5 साल के लिए लोन ले रही है अदिति, और 5 साल के बाद अगर इसके दोस्त ने भी रीपे नहीं कर पाया तो इसे वो वाला लोन भी रीपे करना होगा प्लस मेरा लोन भी रीपे करना होगा। बैंक ऐसा सोचेगा। तो क्या मुझे अब इसको सही में लोन देना चाहिए? डिसीजन में चेंजेस आए या नहीं आए बैंक के, फिर अब वो बैलेंस शीट अपने प्रॉफिट एंड लॉस को उस तरीके से एनालाइज करेगा कि सपोज अगर इसको दोनों ही पे करने की बारी आ गई तो क्या ये केपेबल है। समझ आ रही है बात? समझ आया? तो ये एक लायबिलिटी मेरे लिए आज है ही नहीं, बट फिर भी ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है एक यूजर के लिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट कहलाएगी जो यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हम इस टाइप की लायबिलिटी, इस टाइप की मतलब कंटिंजेंट नेचर की लायबिलिटी को भी बुक्स में एज अ फुट नोट डिस्क्लोज करते हैं। मीन्स फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बुक में होनी चाहिए, इधर इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग और एज अ फुट नोट आपको उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। एक बार यहीं पे वीडियो पॉज करके वापस से फुल डिस्क्लोजर को अच्छे से समझिए। बहुत सारे एग्जांपल, नई नई टर्म्स भी आई हैं, क्लियर हो गया है तो आगे मूव करिए, नहीं तो उसको फिर से सुनिए, अपने बुक से रीड करिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सुनिए। नेक्स्ट क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये हमने भी पढ़ा फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब लिखो A to Z, पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है सब कुछ लिख के बुक को ओवरबर्डन मत कर दो, सिर्फ वो चीजें बुक में लिखो जो मटेरियल है, इमटेरियल चीजों को इग्नोर कर दो या मर्ज कर दो। अब क्या, अभी क्या हो गया भाई, ये प्रिंसिपल तो कुछ और ही बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है समझिए, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट? चलो देखो मटेरियल क्या, किस चीज को मटेरियल बोलेंगे? जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, जो यूजर के
डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर दे, जो यूज़र के डिसीजन को चेंज कर दे। अगर वो इंफॉर्मेशन यूज़र को पता चल जाए तो यूज़र को अपने डिसीजन को वापस से रीथॉट करना पड़े, रीथिंक करना पड़े, चेंज करना कर दे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल कहलाएगी। और जो इंफॉर्मेशन यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी वो सब इममटेरियल कहलाएगी। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमें हमारी बुक्स में सिर्फ मटेरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, इममटेरियल चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को या तो इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर किसी एक मिसलेनियस हेड के नाम से मर्ज करके भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जैसे सपोज मैं अपनी पूरी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैंने पूरे साल भर में 500 रुपये बस का डोनेशन किया है, राइट। तो अभी 500 रुपये के डोनेशन को मैं एज अ डोनेशन करके बुक्स में ना रिकॉर्ड करके मिसलेनियस हेड में ही मर्ज कर दूँ, या और भी मेरा छोटे मोटे कुछ खर्चे हुए, जैसे सपोज साल भर में, क्योंकि कोविड था तो कोई पेरेंट्स आए नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो कोई हॉस्पिटैलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई चाय कॉफ़ी कुछ पिलाने की ज़रूरत पड़ी पेरेंट्स को, कुछ नीड नहीं पड़ी। एक आध दो पेरेंट्स आए, एक आध दो लोगों को एक आध दो बार मैंने ऑफर किया तो उन लोगों ने पिया, तो एक छोटा सा खर्चा हुआ, साल भर में 100 रुपये खर्च हुए होंगे और साल भर में 500 रुपये का डोनेशन हुआ है। तो मैं टी एक्सपेंसेस करके 100 रुपये अगर नहीं भी लिखूँ और डोनेशन 500 रुपये करके नहीं भी लिखूँ, तो जो मेरी बुक्स की यूजर है क्या उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है क्या? इस डिसीजन, क्या कोई उनका डिसीजन चेंज हो जाएगा क्या अगर मैं उनको ये बात बताती हूँ? तो अगर मैं 600 रुपये एक हेड के अंदर मिसलेनियस करके लिख दूं अपनी बुक्स के अंदर, तो क्या वो बहुत ज्यादा उनको इम्पैक्ट करेगा? नहीं करने वाला। समझ में आ रही बात? तो ऐसे जो छोटी मोटी चीजें हैं जो इनसिग्निफिकेंट बोलना चाहिए या इममटेरियल, वर्ड क्या यूज किया गया? मटेरियल, इममटेरियल। मटेरियल मतलब विच हैज पावर टू चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर, और इममटेरियल मतलब जिसके पता होने पर भी और नहीं होने पर भी यूजर का डिसीजन सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसी इनसिग्निफिकेंट चीजों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं या मर्ज कर दें, जिससे हमारी बुक्स क्या हो, बल्कि नहीं हो, बर्डन। मतलब अब देखो, मैं टी एक्सपेंस अलग खोलूंगी, डोनेशन अलग खोलूंगी, तो 2 अकाउंट भी अलग अलग खोलने पड़ेंगे भाई। आपको पता है ना, हर नेचर का एक एक अकाउंट बनेगा लेजर में, तो वो हर एक एक के लिए अकाउंट भी अलग अलग खोलना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि एक ही हेड में डाल दो ना मिसलेनियस, तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनली दोज आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड, दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच आर मटेरियल इन नेचर, विच हैज पावर टू चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर। ऑल immaterial things should be either left out or it should be merged together। इससे क्या होगा? या तो आप उनको छोड़ दीजिए या उनको क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए एक साथ। छोड़ने में दिक्कत ये होगी कि हमारी बुक्स को कैश और एक्सपेंस को बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटर है कि उन्हें हम मर्ज कर दें एक साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? हमारी बुक्स बल्कि नहीं होंगी। क्लियर है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ, विच प्रिंसिपल इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन कौन सा है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है सब लिखो, ये बोलता है सबके पीछे मत भागो, सिर्फ वो चीजें लिखो जो मटेरियल है। मटेरियल है मींस यूजर के डिसीजन को चेंज करने का पावर रखती है। इममटेरियल चीजों को मत लिखो। क्लियर? अब एक चीज और, ये कॉन्सेप्ट में एक और बात बोली गई है, जो चीज मेरे लिए मटेरियल है जरूरी नहीं है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मटेरियल हो, या जो चीज मेरे लिए इममटेरियल है जरूरी नहीं है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इममटेरियल हो। वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी इममटेरियल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको वैल्यू को देखकर, रुपीस को देखकर 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए इममटेरियल नहीं बोलना है। रुपीस नहीं डिसाइड करते हैं कि वो चीज सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। एक छोटी सी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट मटेरियल हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे सपोज एक छोटा सा किराना स्टोर है, वहां पे आपने एक स्टाफ को रखा है और उस किराना स्टोर पे डेली शाम को जब हम कैश मैच करें 100 रुपए, 500 रुपए से मिसिंग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। छोटा सी तो दुकान है, दिन भर में 2-3 हजार की तो सेल करते हैं, 100, 200, 500 रुपए उनके रोज मिसिंग आ रहे हैं। तो क्या ये 500 रुपए उनके लिए मटेरियल है या नहीं? उनके लिए बहुत मटेरियल है। मैटर करता है कि ये 500 रुपए कहाँ जा रहे हैं। अब मैं अगर वही कोई बड़ी कंपनी की बात करूं, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहां हर दिन के एंड में या सपोज कभी कभार वहां 500 रुपए का
से कैश की टोटलिंग कम हो गई या 500 1000 रुपए से बैलेंस मैच नहीं कर रहे, तो क्या वहां का ओनर वो अकाउंटेंट को फायर कर देगा? सिर्फ 500 और 1000 रुपए के लिए उनका ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन है, इतना लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो यही 500 रुपए आज उनके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो गए। बट सेम 500 रुपीज एक वो छोटी सी ग्रोसरी स्टोर के लिए मटेरियल है। तो अमाउंट 500 ही है, बट ये किस पर डिपेंड किया, कैसा बिजनेस है, स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल है या इमटेरियल है। दूसरा एग्जाम्पल, और आपको इसे बहुत इजीली क्लासिफ चेंज मतलब समझने में हेल्प करेगा। देखो, सपोज आप बैंक जाते हैं, XYZ, हम और भी कस्टमर्स हैं, बैंक के तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो मैं 3 के एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। सपोज तो इसने ना 1050 पैसे बैंक में जमा किए, इसने 2050 पैसा बैंक में जमा किया, इसने 30,000 एंड समथिंग 50 पैसा इसके अकाउंट में, इन सबके अकाउंट्स में दूसरे दूसरे कस्टमर्स ने जमा किए। मतलब ये समझ लो इन लोगों ने अपने अपने बैंक में इतने पैसे जमा किए। ठीक है, अब सपोज X आप ही हो, आपने जैसे पैसे जमा किए, आपके मोबाइल पे मैसेज आया 1000 रुपीज का कि 1000 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो अब यार आप बैंक के पास लड़ने नहीं जाओगे कि मैंने 1050 पैसे जमा किया था, तो इन्हें 1000 रुपए क्यों जमा किया, 50 पैसे कहाँ गए? तो इस 50 पैसे के लिए कोई बैंक जाके झिकझिक नहीं करने वाला। सिमिलरली ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज किसको पता है? कैशियर को पता है कि कोई भी एक रुपए 5 रुपए अगर मैं किसी के भी उसमें से अगर अलग कर दूं और बाकी अमाउंट उनके ही खाते में जमा कर दूं, तो कोई कस्टमर मेरे से इतनी छोटी सी वैल्यू के लिए लड़ाई करने नहीं आने वाला। तो उस कैशियर ने क्या फायदा उठाया कि सभी के अकाउंट्स, ऐसे तो कितने लाखों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सभी लाखों ट्रांजैक्शंस में से ये सारे छोटे छोटे अमाउंट ना वो एक और अपने नाम पर अकाउंट खोल रखा है और उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ में आया? कैसे फ्रॉड कर रहे हैं पहले ये समझो। ये हर ट्रांजैक्शन की को राउंड ऑफ करके, जैसे किसी ने 1010 रुपए जमा किए तो उसने 1000 उसके खाते में डाल दिया, 10 रुपए अपने में ट्रांसफर कर लिया। तो 10 रुपए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में, छोटा मोटे अमाउंट 10 5 15 रुपए के लिए कोई भी कस्टमर बैंक के पास जाके कंप्लेन नहीं करता ऐसे। ठीक है, बट हुआ क्या, और वो भी एक आध बार, अगर आपके साल में एक आध बार अगर आपके अकाउंट से ऐसा हो गया होगा तो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करने वाले। अब हुआ क्या, ये जो बैंकर है, जो बैंक कैशियर है, वो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन से कर रहे हैं। आपको पता है उसके जो खुद के खाते का अकाउंट, इस हरकत को जो उसने किया है, ये एक्टिविटी जो उसने परफॉर्म की है, उसके कारण उसके खुद के अकाउंट में ना करोड़ों रुपए का बैलेंस इकट्ठा हो गया होगा, क्योंकि लाखों ट्रांजैक्शन बैंक करता है दिन में, इतने एक दिन में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, और ये कैशियर तो हर ट्रांजैक्शन से ऐसा काम कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, इतनी छोटी सी वैल्यू है 5 रुपए 10 रुपए 50 पैसे, फिर भी ये बहुत मटेरियल रखता है। क्यों? इतना छोटा सा अमाउंट मटेरियल कैसे रखा? क्योंकि ये कैशियर ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर लिया उठाकर। बैंक में क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, क्योंकि उससे ये चीज गलती से नहीं हुई थी, उसने इंटेंशनली सभी ट्रांजैक्शंस में से छोटे छोटा अमाउंट निकाल के एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया है। अब सपोज बैंक का ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट है और उन्होंने देखा कि यार ये फ्रीक्वेंटली हाँ सभी ट्रांजैक्शंस में से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके सामने तो चीजें सारी दिखेंगी। एक इंडिविजुअल कस्टमर को क्या पता कि दूसरे कस्टमर के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो उनको तो सब कुछ दिख रहा है, उनने इस जो प्रोसीजर कर रहा है उसको डिटेल में सर्च करने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। तो वो ये पकड़ पाए कि एक ऐसा अकाउंट खोल लिया उनने जिसके अंदर ये सारा की सारा छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसे वो कैशियर खुद विड्रॉ कर रहा है। इससे पकड़ में आया ना कि फ्रॉड हो रहा है। अब आप सोचोगे कि ये छोटी सी अमाउंट है, ये तो मटेरियल नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, तो ये गलत होगा। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अमाउंट नहीं डिसाइड करेगा किसी चीज का कि वो मटेरियल है कि इमटेरियल है। समझ में आ रही है बात? वो नेचर कैसा है उस ट्रांजैक्शन का, वो डिसाइड करेगा कि वो मटेरियल है या इमटेरियल। सेम थिंग कैन बी मटेरियल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इमटेरियल फॉर अनदर। क्लियर? क्लियर है? अब अगर सपोज इस बैंकर से गलती से 1-2 ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ होता तो कोई भी उसको पकड़ के पनिश नहीं करता या उसको काम से नहीं निकाल देता, सस्पेंड नहीं कर देता। बट इसने तो अब ऐसा काम किया है, तो डेफिनेटली इस बैंक जो कैशियर है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सीरियस स्टेप
ली जाए। बैंक कुछ ना कुछ सीरियस स्टेप जरूर लेगी। समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। क्या बताया गया है? एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच आर मटेरियल इन नेचर, मींस विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। ऑल immaterial transactions should either be left out or merged in a single account, or it can be merged in a single account. If we are not merging it, then it will make our books bulky, and what is material for one organization can be immaterial for another. Amount, value of amount does not decide whether it is material or immaterial. Clear है? गो थ्रू द बुक, आपको और अच्छी तरीके से रिटेन हो जाएगा। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसी को मैं ऊपर लिख लेती हूं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, इसी को प्रूडेंस भी बोलते हैं, इसी को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इसी को कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? एंटीसिपेटेड लॉसेस के बारे में कुछ बोलता है और एंटीसिपेटेड गेन्स के बारे में कुछ बोलता है। पहली वर्ड तो एंटीसिपेटेड का मतलब पता होना चाहिए। एंटीसिपेट मींस फोरकास्टेड। फोरकास्टिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होगी, पास्ट के लिए नहीं होगी। पास्ट में तो चीजें हो चुकी है, उन्हें आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? प्रिडिक्शन कहाँ के लिए होता है? फ्यूचर के लिए। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? अगर आप कोई एंटीसिपेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में लॉस होगा फ्यूचर में, बट फ्यूचर में लॉस होने वाले टाइम तक का वेट मत करो, इसे आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। All anticipated losses should be recorded as soon as it is known. Happening की वेट मत करो कि लॉस जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। All anticipated losses should be recorded as soon as it is known, but all anticipated gains should be ignored. अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उसको आज से रिकॉर्ड मत करो, उसे गेन होने के लिए वेट करो, जब फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करना। बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो लॉस होने के लिए इंतजार मत करो, आज से ही बुक्स में उसको रिकॉर्ड करके रख लो। ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ भी बोलते हैं। मींस हम सेफ होकर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज से हम क्या होकर चल रहे हैं? सेफ होकर चल रहे हैं, फूक के कदम रख रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए हम आज से ही तैयार हैं। हमने उसके लिए अपनी बुक्स में आज से ही प्रोविजन कर लिया है। इसको बताती हूँ क्या होता है। आज से ही हमने उसके लिए प्रोविजन कर लिया है, पर अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उसे आज से रिकॉर्ड करके और एंजॉय और खर्चा करना मत चालू कर दो। पता चला फ्यूचर की कंडीशन चेंज हो गई और वो गेन हुआ ही नहीं, हम तो पहले से खुशियां मना रहे थे। ठीक है। और उसी तरीके से अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हमने उसको आज से ही रिकॉर्ड कर लिया, तो हम फ्यूचर के लिए स्टेबल, मतलब अगर वो लॉस होता है फ्यूचर में जाकर तो हम आज स्टेबल है। हमारा बिजनेस उस लॉस को इजीली फ्यूचर में बेयर करते हुए आगे बढ़ जाएगा। उसके कारण हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उसके लिए पहले से ही तैयार खड़े थे। समझ में आया? बोलता ना, आग लगने पे कुआं मत खोदो। अगर कुछ लॉस होने वाला है फ्यूचर में तो उसके लिए आज से तैयार रहो, जिससे लॉस होगा अगर तो हम कुएं में नहीं गिरेंगे, हम उसको पार कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज सून एज इट इज नोन, एंड ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स ऑब्लिक प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। उसे इग्नोर कर दीजिए, जब फायदा होगा तब हम उसके मजे लेंगे, पर अगर कुछ नुकसान आगे होने वाला है तो उसके लिए आज से ही सतर्क हो जाइए, आज से ही बुक्स में प्रोविजन बना लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, बैड डेब्ट्स टर्म आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ी है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स मतलब आपने जिनको उधारी में सामान बेचा है, अब वो इनसॉल्वेंट हो गए, मतलब उनसे पैसा रिकवर करना मुश्किल है। देखो अब क्या बताना चाह रही हूं मैं।
राम है जिसको अपन ने 10,000 रुपए का सामान बेचा था क्रेडिट पर, ये 1 मंथ बाद हमें पे करने वाला है, ठीक है। ये हमें 1 मंथ बाद क्या करने वाला है, पे करने वाला है। बट हमने राम को सामान बेचा और 5-7 दिन बाद पता चल गया कि यार ये राम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। जिसको हमने सामान बेचा था हमें तो पता नहीं था उसके बारे में, हमने उसको उधारी में बेच दिया, बट 5 से 10 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई कि यार राम को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। मीन्स आपको आज से ही पता चल चुका है, 1 महीने को वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब 1 महीना आएगा तब हो सकता है राम दे दे, हो सकता है ना दे। भैया दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया तो नुकसान है ना। तो हमें आज से ही पता चल चुका है कि वो नहीं देने वाला है, तो इस टाइप के लॉस को हमें होने का वेट नहीं करना है, पहले से रिकॉर्ड कर लेना है। इसीलिए जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं उनके लिए पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम अपनी बुक्स के अंदर बैड डेट प्रोविजन बना के रखते हैं। इसको और डिटेल में अकाउंटिंग के टाइम पर देखेंगे। तो इसलिए हम क्या बना के रखते हैं, हमें पता होता है कि हमने जितनों को भी बेचा है ना, हमारा पास्ट बता रहा है कि 2% 3% लोग तो पैसे देते ही नहीं है, डूब जाते हैं पैसे। तो और जब 2% 3% लोग पैसे नहीं देने वाले, तो आज हमारे जितने डेटर्स हैं उनके भी 2% 3% एक्सपेक्ट कर लो कि नहीं देंगे। ऐसा किसी साल में हो सकता है कि सब लोग दे दें, 2% 3% ना होकर कम लोग बैड डेब्ट्स हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाए। तो हमने ये क्या किया, एक एस्टिमेट लगाया है, ठीक है। किस बेसिस पर एस्टिमेट लगाया, अपने पास्ट के बेसिस पर एस्टिमेट लगा के कैलकुलेट किया कि ऑन एन एवरेज 2 से 3% लोग तो पैसे देते ही नहीं है जिनको उधारी में हम बेचते हैं, तो हम उन्हें एज अ लॉस पहले से ही करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस नाम से, बैड डेब्ट्स प्रोविजन के नाम से हम प्रोविजन बना के रख लेते हैं उनके लिए। क्लियर है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो फिर से एक बार इस डेफिनेशन को बस बोल के रिवाइज करके देख लेते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। इसको सेफ गेम खेलने के प्रिंसिपल, सेफ गेम खेल रहे हैं हम इसके अंदर। व्हाट वी आर डूइंग, we are all anticipated losses should be recorded in your books, but anticipated gains या profits should be ignored, उसे हमें इग्नोर करना है। क्लियर? अब इस प्रिंसिपल के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर हो चुके हैं। सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विद 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ऐसे टोटल 12 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आप दोनों पार्ट ऑफ वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन बनते हैं। तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल, और इसे अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, एंड हाँ प्लीज लाइक करना मत भूलिए। बाय।